हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक शानदार सा टॉपिक राउल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ एक ऐसी टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है और मैं 101% का गारंटी देता हूं कि आपका यहाँ एक एक कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। राउल्स लॉ का फील दे दूंगा आपको कि क्या होता है राउल्स लॉ। लेकिन एक इसमें कारण है कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि राउल्स लॉ इस वीडियो में लास्ट में आएगा। समझ गए ना? चलिए हम लोग पढ़ते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना पड़ेगा? वेपर प्रेशर। हेडी डाल लीजिए, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग को उससे पहले पढ़ना पड़ेगा इवेपोरेशन, क्योंकि वेपर आता है इवेपोरेशन से। तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ध्यान से देखिए, एक एक बात आपको समझ में आएगा। इवेपोरेशन जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई लिक्विड ए रखा हुआ है। ये एक कंटेनर है जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, और इस कंटेनर में कोई लिक्विड ए रखा हुआ है और उस लिक्विड ए के मॉलिक्यूल पूरी तरह से फैले हुए हैं इस कंटेनर के अंदर। समझ रहे हैं ना? इस कंटेनर के अंदर ए के मॉलिक्यूल पूरी तरह से फैले हुए हैं। ध्यान से देखिए, अब देखिए, अब ए के मॉलिक्यूल पूरी तरह से फैले हुए हैं। अब देखिए जो इसका सरफेस वाला मॉलिक्यूल होता है ना, यही इवेपोरेट करता है। अब बात ये आती है कि क्यों सरफेस वाले मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट करते हैं, क्यों नहीं नीचे वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते हैं? तो इसका कारण होता है, देखिए जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है इसको इधर से भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, यह भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, यह भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर वाला भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका जो मॉलिक्यूल ए है इसका अट्रैक्शन चारों तरफ से लग रहा है, और जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है सरफेस वाला, इसको बस नीचे वाले मॉलिक्यूल ही अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। देख रहे हैं ना? तो एक तो ये कारण हो गया कि इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। किस पे? सरफेस वाले पे। लेकिन नीचे वाले पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। तो और दूसरा का कारण होता है कि सरफेस वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सरफेस वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। मोर देन अदर। समझ रहे हैं ना? तो ये दो कारण होता है जिसकी वजह से सरफेस वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर जाते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, जब जैसे जैसे इवेपोरेट करेगा वैसे वैसे लिक्विड घटेगा। जैसे पानी लिए हैं, अब वो भाप बन रहा है, तो पानी उस कंटेनर का घटेगा। कब घटेगा? जब ये ओपन रहेगा। तो अगर ये ओपन कंटेनर लिए हैं, कौन सा कंटेनर लिए हैं? ओपन, तो इसका जो लिक्विड है उसका वेट डिक्रीज करेगा। समझ रहे हैं ना? जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा वैसे वैसे लिक्विड डिक्रीज करेगा। अब इसमें एक बात देखिए कि इसमें कहीं वेपर प्रेशर नहीं बना है। वेपर प्रेशर कब बनता है? जब ये क्लोज होता है। समझ रहे हैं बात को ना? वेपर प्रेशर कब बनता है? जब ये क्लोज होता है। तो इसमें वेपर प्रेशर नॉट फाउंड लिख सकते हैं आप। वेपर प्रेशर नॉट फाउंड या नॉट फाउंड इन ओपन कंटेनर। समझ गए बात को? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन इन क्लोज कंटेनर। यहां पढ़ते हैं इवेपोरेशन इन क्लोज कंटेनर। अब देखिए, जब एक कंटेनर क्लोज होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्लोज कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल ए रखा हुआ है, कोई लिक्विड है ए इसमें है, ठीक ना? पूरी तरह से इसमें भी फैला हुआ है। समझ रहे ना आप?
अब देखिए क्या होगा, क्या क्लोज कंटेनर में इवापोरेशन होगा? अगर क्लोज कंटेनर में इवापोरेशन होगा तो वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये सब बातें आएंगी। अब इसमें देखिए, इसमें दो फिनोमिना होता है। क्या होता है कि इसके सरफेस वाले मॉलिक्यूल इवापोरेट करते हैं, साथ ही साथ इसमें कंडेंसेशन आ जाता है। कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पे देखिए कि जो लिक्विड है ना, लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, और वेपर कंडेंस हो जा रहा है फिर से लिक्विड में। वेपर कंडेंस हो जा रहा है लिक्विड में, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इक्विलिब्रियम। तो हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम अचीव इन क्लोज कंटेनर। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब बात को समझिएगा। इसका जो यहाँ पे वेपर बन रहा है और फिर एक कंडेंस होकर लिक्विड बन जा रहा है। समझ रहे हैं ना? पहले वेपर बना, कंडेंस हुआ, लिक्विड बना। यहाँ एक इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे वेपर बन रहा है, तो वेपर क्या है? वेपर एक गैस की फॉर्म है। क्या है? गैस की फॉर्म है। वेपर एक गैस की फॉर्म है, तो गैस का खुद का प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, यहाँ ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। इसमें बस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, क्योंकि इसमें बस ए के मॉलिक्यूल है, इसमें और दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर बनेगा ये पी नॉट ए बनेगा। इतना बात समझ गए आप लोग? वेपर प्रेशर जो यहाँ बनेगा क्या बनेगा? पी नॉट ए बनेगा। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक ना? ये भी बात आती है, तो इतना आप लिख लीजिए अच्छे से और इसको इरेज करके अब वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है वो पढ़ेंगे। ठीक ना? तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 लिख लीजिए। नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक ना? पॉज करके लिख लीजिए। इसको इरेज करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? वेपर प्रेशर में क्या हुआ कि कंडेंस हो गया वाटर में। अब देखिए, जो वेपर प्रेशर था उसमें जो लिक्विड था उसका वेट नहीं कम होता। इतना बात समझ गया ना? अब चलिए लिखते हैं फैक्टर इनके खत्म हो गया है। फैक्टर रुकिए, चलेगा अभी इंक डालने का। फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, बीपी इसको लिख लीजिए, डिपेंड। पहली बात कि वेपर प्रेशर शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। आप कितना बड़ा कंटेनर लिए हैं, कितना छोटा कंटेनर लिए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें भी वेपर प्रेशर बनेगा। बड़ा में भी जितना वॉल्यूम, जितना जगह रहेगा उसमें उतना वेपर प्रेशर बनेगा। छोटा लिए हैं कोई चीज कंटेनर, तो उसमें छोटा में वेपर प्रेशर बनेगा। तो पहला लिखिए कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन shape and size of container, shape and size of container। ये कंटेनर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। कौन? वेपर प्रेशर।
दूसरा आता है, ये लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? कौन सा लिक्विड कितना इवापोरेट करेगा, कौन लिक्विड ज्यादा इवापोरेट करेगा, कौन लिक्विड कम इवापोरेट करेगा, इस पे डिपेंड करता है। और ये चीज आपको हम सिखाएंगे भी एग्जाम्पल के साथ, आप लोग देखिएगा। दूसरा लिखिए, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सबस्टेंस, नेचर ऑफ सबस्टेंस। ये सबस्टेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप लोग एकदम समझ में आ जाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नेचर ऑफ सबस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए, एक वाटर लिए H2O वाटर, और एक इथेनॉल लिए C2H5OH इथेनॉल। एक इथेनॉल लिए, एक वाटर लिए। अब देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस बात को ध्यान से देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों फॉर्म करते हैं। अब देखिए, एक बात देखिए, वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बस फॉर्म करता है। अब देखिए, जो यहाँ पे वाटर है, इसका एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, ठीक ना, क्योंकि 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। और जो इथेनॉल है, इसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो इस बात से एक बात आपको भी एक चीज और समझ में आया कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं ना? एक बात ये भी आपको समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इतना बात समझ गए? अब देखिए, इसको भी इरेज करते हैं, थोड़ा कपड़ा लेते हैं। चलिए, कपड़ा सीरीज करेंगे अच्छे से होगा। इसको लिख लीजिए, 2 ठो, एक ठो और फैक्टर बचा है, वो भी अभी लिखवा देंगे। इसको अभी लिख लीजिए, अभी इरेज कर दें, इसको फटाक से लिख लीजिए। जो लोग नहीं लिखे हैं वो पॉज करके फिर से लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, अब देखिए, एक चीज पहले ध्यान से देख लीजिए कि सबस्टेंस 2 टाइप के होते हैं। इसमें सबस्टेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। इंक खत्म हो गया, थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। सबस्टेंस एक ठो वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल सबस्टेंस, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो इवोपरेट करना चाहता हो, इवोपरेट होना चाहता हो। तो आप अपने भाषा में लिख लीजिए, जो इवोपरेट होना चाहता है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, जरूरी थोड़ा है कि बस इंग्लिश में लिखे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे हिंदी हो, भोजपुरी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है, जो इवेपोरेट होना चाहते हैं, ठीक, ऐसे लिख लेंगे तो आपके माइंड में बैठा रहेगा। अच्छा, वोलेटाइल वही होता है जो इवेपोरेट होना चाहता है, ठीक। नॉन वोलेटाइल जो इवेपोरेट नहीं होना चाहता है, नहीं होना चाहता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, इसमें हम लोग के सिलेबस में सॉलिड ओलिड इसमें आता है, और इसमें देखिए क्या आता है, H2O आ जाएगा,
ठीक ना, बेंजीन आ जाएगा ETC। इसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब नॉन वोलेटाइल, ये सब वोलेटाइल है। इतना आप नोट कर लीजिए फटाक से, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए अब तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा फैक्टर है वेपर प्रेशर का कि इट इज, हम लोग क्या लिख रहे थे, फैक्टर ऑन विच डिपेंड वेपर प्रेशर, फैक्टर ऑन विच डिपेंड वेपर प्रेशर। दो तो हो गया था। तीसरा है हम लोगों का टेम्परेचर। जाहिर सा बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको लिख लीजिए कि इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। समझ रहे हैं ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है वेपर प्रेशर बढ़ेगा। समझ गए। अब आएगा जिसका था हम लोग का इंतजार, वो पल आने वाला है कुछ ही देर में, यानी राउल्स लॉ आने वाले हैं। अब देखिए इसको लिख लीजिए फटाक से। अब हम लोग का जिसका था इंतजार वही आने वाला है, राउल्स लॉ। ठीक, चलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, दो चीज होता है। एक सॉल्यूशन को बनने के लिए क्या क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक सॉल्यूट चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। अब देखिए जो यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग लेंगे दोनों वोलेटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। ये भी वोलेटाइल होना चाहिए, ये भी वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब ये समझे ना, जो इवैपोरेट होना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, ठीक, और यहां पर भी एक कंटेनर है। बस कुछ मिनट और, 5-7 मिनट में हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और सब्र करिए, राउल्स लॉ आने वाले हैं। ठीक, अब इस कंटेनर में कोई लिक्विड ए रखा हुआ है, प्योर ए रखा हुआ है, ठीक ना। और इस लिक्विड में इस कंटेनर में कोई लिक्विड बी रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब प्योर लिक्विड ए है, इसको बोल सकते हैं प्योर लिक्विड ऑफ ए। जाहिर सा बात है, बस इसमें ए है तो प्योर लिक्विड ए है। इसका पार्ट प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर P0 ए होगा, सबको पता है। प्योर ए है तो P0 ए बनेगा। ये प्योर लिक्विड बी है, जाहिर सा बात है इसमें प्रेशर P0 बी बनेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग के पास सॉल्यूशन तैयार होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक ना। एक सॉल्यूशन तैयार होगा और इस सॉल्यूशन में, अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, इस सॉल्यूशन में ए के भी मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल है, ए के मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल है, ए के मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल है। इस सॉल्यूशन में ए बी दोनों के मॉलिक्यूल है। क्या यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर P0 ए बनेगा और बी का वेपर प्रेशर P0 बी बनेगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए का प्रेशर P0 ए कब होता था, जब ये प्योर होता था, समझ रहे हैं ना। और बी का वेपर प्रेशर P0 बी कब होता था, जब ये प्योर बी होता था। लेकिन यहाँ पर दोनों मिला जुलाल हो गए हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए का वेपर प्रेशर P0 ए होगा और बी का वेपर प्रेशर P0 बी होगा। अब यहाँ पे राउल्स लॉ है और उन्होंने बताए, राउल्स लॉ आए और वही बताए, राउल्स लॉ बताए कि जो इसमें
ए का मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है इन दिस सॉल्यूशन, और जो बी का मॉलिक्यूल है यानी बी का प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया आपको? इसको लिख सकते हैं डिफिनीशन। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए राउल्ट्स लॉ डाल करके। क्या बताया उन्होंने कि जो ए का मॉलिक्यूल होता है उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है इन दिस सॉल्यूशन, और जो बी का होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन। तो लिखिए इन अ सॉल्यूशन, इसको याद कर लीजिएगा, बोर्ड में लिखने के लिए काम करेगा। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन तो आप लोग को आता होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट यानी पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जीटा मतलब ए, ठीक ना, और जो बी पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतना समझ गए? यही होता है राउल्ट्स लॉ असलियत में। आगे आपको फिर आगे आपको राउल्ट्स लॉ का कि क्या होता है कि ए का जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है, और जो बी का इसमें मॉलिक्यूल है वेपर प्रेशर उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हम लोग हटाएंगे और इसको प्रूफ करेंगे अच्छे से कि राउल्ट्स लॉ का असली में क्या लास्ट में फार्मूला निकल कर आता है। तो सब आप लोग नोट कर लीजिए। अब 2 मिनट का काम है, आप लोग एक एक चीज समझा दिए हैं, अब राउल्ट्स लॉ को प्रूफ कर देंगे। ठीक, चलिए इतना बात समझ में आ गया आपको? आई होप आपको राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया होगा। इस चीज को लिख लीजिएगा जो बच्चे नहीं लिखे होंगे, ठीक ना, पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं राउल्ट्स लॉ को। ठीक, बस थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, एकदम समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, चलिए क्या निकाले थे हम लोग? पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखिए, सपोज करिए कि जो सॉल्यूशन था, कंज्यूम कर लीजिए भाई, कंसीडर कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि जो सॉल्यूशन था वो प्योर ए था। लेट अस कंसीडर इन सॉल्यूशन इन दिस सॉल्यूशन जो अभी सॉल्यूशन हम लोग बनाए थे, ओनली ए इज प्रेजेंट, केवल ए प्रेजेंट था। तो केवल ए प्रेजेंट होगा तो उसका बी है ये नहीं है, बी 0 है, तो बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, यानी ये बी 0 होगा। ठीक, और इसका ये ए 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का, ये बात याद रखिएगा, इन दोनों का मिलाकर के 1 होता है। तो जब ये 0 है तो ये जाहिर सा बात है 1 होगा। ठीक, अब देखिए इस चीज को उठा करके यहाँ पे पुट कर दे। पहले तो इसको हटा लीजिए, इसको पी ए इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं एक्स ए। इतना बात समझ में आ गया? अब एक्स ए की वैल्यू उठाकर एक्स ए की जगह पे रख देंगे, तो एक्स ए की वैल्यू 1 आया है। कब? जब एज्यूम किए हैं कि उसमें ए ओनली ए प्रेजेंट है। तो इस चीज को लिख सकते हैं पी ए बराबर के एक्स ए दिया था तो इसको 1 रख सकते हैं, पी ए बराबर के इंटू 1। ठीक, पी ए बराबर के आ गया तो पी नॉट ए बराबर के। अब देखिए के की वैल्यू पी नॉट ए आया है तो इस के की जगह पे पुट कर दीजिए। ठीक ना, क्या पुट कर दीजिए? इसको उठा करके पुट कर दीजिए। कैसे पुट कर दीजिए कि पी ए बराबर
के एक्स ए था। अब के का वैल्यू पी नॉट ए निकाले हैं, तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। इतना बात समझ में आया। सिमिलर बी में कर दीजिए, सिमिलर इसी तरह बी में, बी को एज्यूम कर लीजिए कि बी बस वहां प्रेजेंट था, तो बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, ए का 0 हो जाएगा, तो लास्ट में यही हम लोग का आएगा पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स ए एक्स बी। समझ में आ गया। दिस इज राउल्स लॉ, हेंस प्रूव्ड। लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करिए, ठीक ना। ये चीज लिख लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आ गया आपको, प्रूफ भी कर दिए। मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।